सोच में पड़े हुए हो। एल शेप की बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर होगा? कैन यू ड्रॉ दैट फिगर? इसको बना सकते हो। बोलिए। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मान लीजिए कि हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ इस तरह का बॉडी ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा जहाँ होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और ये वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब दोनों को अगर हम एक पॉइंट से रिप्लेस कर दें और इन दोनों लाइन को मिला दें, इसका इस रॉड का मास m1, इस रॉड का मास m2। अब हम इस रॉड को मान लीजिए हटा देते हैं, इसको इधर, इसको इधर, तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ कहीं बीच में होगा। ये रॉड के कहाँ पे है? अंदर है। कहाँ है ये? कहाँ हो गया ये? तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर वह पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास लिखिए। सेंटर ऑफ मास, it is that point where whole mass of the object or system is supposed to be concentrated, एकत्रित है, is that point where whole mass of the object or system is supposed to be concentrated, and that point is called center of mass. That point is called center of mass, where whole mass of the object or system is supposed to be concentrated, and that point is called center of mass. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक डिस्क ले लें, क्या ले लें? एक डिस्क ले लें, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो? इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में हो, दिस इज CM, सेंटर ऑफ मास। अगर मान लीजिए कि हमने एक रॉड ले लिया होता, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। इस जो भी डिस्क ले रहे हैं उसको अगर हम ऐसे कट कर दें तो ये आधा और ये आधा एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। ऐसे कट कर दें तो ऊपर वाला आधा नीचे वाले आधे का मिरर इमेज होगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। इस रॉड को अगर ऐसा काट दीजिए तो ये आधा और ये आधा बराबर होगा, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम इधर से एक लाइन दे दें, दो लाइन अगर कट कर दिया, ये वाला आधा इसके बराबर, इधर कट किया ऐसे तो ये वाला इधर के बराबर, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस जो कट किया, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? यहाँ भी इसको आधा बांटे, इसको आधा बांटे, दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। ठीक है? अगर हमारे पास कोई मान लो कि बॉल होता, स्फीयर होता, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम एक्स एक्सिस लेते, सॉरी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं और जेड एक्सिस लेते हैं। जो तीनों जहां कट करता है वही क्या होता है? इसका
सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है इसके? ज्योमेट्रिकल सेंटर। कहाँ होता है इसके? ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। अगर हम आगे बढ़े, एक ऑब्जेक्ट यहाँ ले ले m और दूसरा m इधर ले ले, भाई दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का सेंटर ऑफ मास यह पॉइंट पे होगा जहाँ पे होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इसका मास कितना मान लेते हैं? 2m एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये कब होगा? जब ये वाला डिस्टेंस r1 और ये वाला डिस्टेंस r2 बराबर हो जाए, सॉरी ये दोनों मास बराबर हो जाए। अगर दोनों मास बराबर है, अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, अगर m1 बराबर हो जाए m2 के, तो सेंटर ऑफ मास दोनों को मिलाने वाले लाइन के बीचों बीच होगा। उस केस में r1 बराबर हो जाएगा किसके? r2। लेकिन अगर एक ज्यादा रहा और एक कम रहा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई नहीं करेगा। किसके तरफ लाई करेगा? इधर ज्यादा मास होगा, इधर ज्यादा मास होगा, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ लाई कर जाएगा। अगर मान लीजिए सेमी सर्कुलर वायर हो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अगर मान लीजिए सेमी सर्कुलर डिस्क हो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। यहाँ इसके अंदर हो गया और यहाँ इस ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं। अगर हम लिखें COLA कोला, कैन यू से वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस? हर एक लेटर का सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ कहीं होगा, इसका भी यहाँ होगा, इसका कहाँ होगा? देखो इसका इस वाले का इधर और इस वाले का इधर, और दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है यहाँ पे होगा कहीं। ये ज्यादा मास होगी, यहाँ पे कहीं होगा। ये वाले का बोलो, इस रॉड का इधर और इस रॉड का इधर और इस रॉड का खुद का बीच में, यहाँ कहीं होगा। The center of mass is that point where whole mass of the object is supposed to be concentrated. That point is called center of mass. That point is called center of mass. Now, how we calculate the center of mass? How we calculate the center of mass? Next heading दीजिएगा। Center of mass of discrete particles. Center of mass of discrete particles system. Center of mass of discrete particles system. डिस्क्रीट मतलब होता है पृथक पृथक, अलग अलग। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक पार्टिकल अलग अलग लोकेटेड है और मिल करके एक सिस्टम बनाया है, उसका सेंटर ऑफ मास निकलता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर उसका निकालना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं हम। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस, तीन एक्सिस ले लिया हमने। दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस, x y z। और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो डिस्क्रीट है। एक पार्टिकल m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से r1 डिस्टेंस पे है। दूसरा m2 है, r2 पे है, m3 है, m4 है, कहीं भी ले सकते हैं, m4 है, m5 है एंड सो ऑन, x y z तीनों कोऑर्डिनेट में है। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर दिखाएं, जो पहला वाला पार्टिकल है, पहला वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से r1 पोजीशन वेक्टर है इसका, दूसरे वाले का r2 है, तीसरे वाले का r3 है, चौथे वाले का r4 है एंड rn है। इसी तरह से ये वाला जो मास है इसको आप मान लीजिए m3, इसको मान लीजिए mn। तो जो पहला वाला है उसका पोजीशन वेक्टर है r1,
दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है r2, तीसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है r3 और n वाले का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है r1। ये आपका ओरिजिन है। देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स जो कि सब अलग अलग है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला and that formula is C. This is RCM is पहला मास उसका पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन mr1, दूसरा मास उसके पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन mr2 प्लस डॉट 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 n वाला मास पार्टिकल का मास उसका पोजीशन वेक्टर rn, इन सब के प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय पहला मास दूसरा मास डॉट 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 n वाला मास। तो हर एक पार्टिकल के मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसके पोजीशन वेक्टर के साथ और सबको जोड़ देंगे एंड डिवाइडेड बाय होल मास ऑफ द सिस्टम। ये जो वैल्यू निकलेगा उसको कहेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेयर द होल मास ऑफ दिस सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये जो वैल्यू आएगा वहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn वो सेंटर से किस दूरी पे होगा उसी को कहेंगे हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। R इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू सिग्मा MI/RI, कहाँ से शुरू हो रहा है I 1 से और कहाँ तक जा रहे हैं n तक, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। I कहाँ से शुरू होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग RCM। इसका मतलब होता है कि पहले वाले में m1 लेना है फिर r1 लेना है, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। सेकेंड स्टेप m2 r2, थर्ड स्टेप m3 r3 और कहाँ तक जाना है n तक। यहाँ भी I का वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे 1, m1 प्लस ऑटोमेटिकली m2 प्लस m3 प्लस m4 कहाँ तक जाना है n तक। ये जो हमने अभी आपको लिखा है बोर्ड के ऊपर वो किस टर्म में लिखा है, पोजीशन वेक्टर r के टर्म में लिखा है, पोजीशन वेक्टर r के टर्म लिखा। और ये r किस टर्म में होता है x y z तीनों कोऑर्डिनेट हो, तो हम इसको अलग अलग तीन कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं। xcm बराबर हो जाएगा हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, वो मेरा xcm निकलेगा। ycm निकालेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। इसी तरह से zcm निकालेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। इस टोटल मास को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बता दो, टोटल मास को जोड़ेंगे तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम को कैपिटल M कह दें, m1 प्लस m2 ये सब मिलाकर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर 1 से लेके n mi r, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल M क्या हो जाएगा होल मास ऑफ द सिस्टम। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़िए। इस पूरे को हम यहाँ ये करके दिखा सकते हैं क्या कि मान लीजिए मुझे यहाँ मिल गया टोटल मास, तो ये वाला जो मिलाएंगे, ये वाला जो मिलाएंगे वो क्या मिलेगा मुझे RCM,
फिगर में ही दिखा देते हैं। टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड हियर, तो ऑरिजिन से यह पोजीशन क्या कहलाएगा, RC। कल लिंक शेयर नहीं किया था क्या क्लास का? हाँ? शेयर नहीं किया था गणेश, किधर है? हाँ शेयर किया। एक काम करना, फोटो खींच के मुझे भेज देना, तो कल का क्या क्या पढ़ाया था कॉपी PDF बना के। हो गया? चलिए, ये जो RCM आया, ये इसको लिखते हैं हम लोग XCM, कॉमा YCM, कॉमा ZCM। XCM कैसे लिखेंगे, जल्दी से बोलिए। M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डॉट 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 Mn Xn and whole divided by M1 plus M2 plus dot 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 Mn। और क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, 1 by M सिग्मा Mi Xi, I बराबर 1 से n। सिमिलरली YCM बराबर लिख सकते हैं, सिमिलरली YCM बराबर YCM बराबर, हाथ चलते रहना चाहिए, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस डॉट 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 Mn Yn and whole divided by M1 plus M2 plus dot 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 Mn। You can write it 1 by M सिग्मा I बराबर 1 से n तक Mi Yi and you can also write ZCM बराबर M1 Z1 plus M2 Z2 plus dot 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 Mn Zn divided by M1 plus M2 plus dot 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 Mn। You can write 1 by M सिग्मा I बराबर 1 से n तक Mi Zi, और तीनों को निकाल करके जो वैल्यू आएगा x, y, z, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
डन। नाउ गिव द हेडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये क्या था अभी जो बताए, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। क्या था? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, बिखरा हुआ, पृथक, है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। नाउ राइट सेंटर ऑफ मास ऑफ two particles system। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स सिस्टम, दो पार्टिकल से बना हुआ कोई सिस्टम है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स सिस्टम, अगर दो पार्टिकल का मिल करके कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे पास अभी, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल यहाँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर स्मॉल आर है। ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। इसका मास है m1 और इस पार्टिकल का मास है m2। वेयर विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास? तो चूंकि हमारे पास इसमें दो ही मास है तो RCM का फॉर्मूला होगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सबसे पहले एक काम करना है कि इसको हम किसी एक्सिस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सिस में ही दोनों मास आ सकता है इजीली। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मास एक्सिस पे लाई करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस पे ही लाई करें, बट कोशिश क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मास एक्सिस पे लाई करें। तो यहाँ पे अगर हम कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस लें, ये वाला, तो ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। और ये वाला जो होगा वो कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई में नहीं है, वाई में ऊपर नहीं है ना नीचे नहीं है, वाई के ओरिजिन पे ही है। जेड एक्सिस में इधर नहीं है ना जेड के पीछे है, तो मास किधर भागा हुआ है? एक्स। तो यहाँ पे जो हम RCM निकालेंगे वो होगा XCM, YCM, ZCM। बोलिए सर, क्योंकि मास एक्स एक्सिस में है तो इसमें मिलेगा मुझे, लेकिन YCM 0 होगा और ZCM 0, क्योंकि मास किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, एक लाइन में है। अब ये एक्स नहीं, आप कोई भी ले सकते हो, तो वाई भी लिख सकते थे, है ना। तो हमें क्या करना है पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा मास को किसी एक एक्सिस में ले आना है। टू पार्टिकल सिस्टम है तो इसको ऑलवेज ला सकते हैं कोई एक एक्सिस में, है ना। और दूसरा इसमें दिमाग लगाना है कि एक पार्टिकल को ऑलवेज ऑरिजिन पर रखना है, एक पार्टिकल को ऑलवेज ऑरिजिन पर रखना है। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं XCM। क्या निकालने वाले हैं? XCM। तो ये जो मेरा XCM होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्योंकि x एक्सिस में ले ही रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वही लेंगे, इसलिए हमने एरो हटा दिया है वहाँ पे। ये जो पहला मास है m1, उसका पोजीशन x एक्सिस में वो x1 कहलाए, और ये पहला मास कहाँ है भाई? तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? दूसरा वाला मास जो है उसका पोजीशन x एक्सिस पे कहाँ है? कितना आगे है? ये r हो जाएगा। तो आपका XCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 इंटू x1 तो 0 था, और m2 इज m2, और ये x2 r के बराबर था, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
तो आपका XCM का वैल्यू क्या निकला? M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब खुद सोचो, ये जो वैल्यू आएगा और वो वैल्यू मान लीजिए मेरे को यहाँ आया, यहाँ से ये यहाँ आया वैल्यू, इसको कहेंगे हम XCM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और XCM का वैल्यू कितना होगा? M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और मान लीजिए कि मास बराबर हो गया, इफ M1 बराबर M2 बराबर M मान लेते हैं, देन सेंटर ऑफ मास क्या होगा? XCM का वैल्यू MR डिवाइडेड बाई 2M हो जाएगा। ये एक काट दो, कितना आ जाएगा? बीचों बीच आ जाएगा। तो R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 तो रहेगा। अब अगर मास बराबर हो गया तो ये आ गया R/2, और अगर मास ज्यादा होगा तो उसका R कम। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अभी जो हमने दो पार्टिकल लिया, ध्यान से देखिए, एक M1 वाला और एक M2 वाला, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पाया गया। जैसे XCM का वैल्यू मेरे को यहाँ मिला, और XCM से मान लो ये वाला मास, अब XCM से ये वाला मास R1 डिस्टेंस पे है, ये वाला मास R2 डिस्टेंस पे है, कुछ समझाना चाह रहे हैं। और अगर मान लीजिए हमने सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन बना दिया, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो फॉर्मूला जो आपने लिखा XCM बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, हमने क्या किया? XCM को ही ओरिजिन बना दिया। तो देखिए पोजीशन, पहला वाला जो मास है M1, वो कितने दूरी पे है? R1, सॉरी ये गलती कर दिया क्या मैं? चलो एक काम करो, ये R1 ले लो, ये M1 है उसके साइड R1 और M2 के साइड R2। तो पहला वाला जो मास है M1, वो ओरिजिन के किस साइड है? लेफ्ट साइड है। इधर राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, माइनस एक्सिस में है तो माइनस R1। दूसरा वाला जो मास है वो राइट साइड में है, कितने डिस्टेंस पे? R2, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखिए क्या बताना चाह रहा हूं, 0 इंटू ये वाला को ले आइए इधर, M1 प्लस M2 बराबर माइनस M1 R1 प्लस M2 R2। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो माइनस M1 R1 प्लस M2 R2। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? M1 R1 बराबर M2 R2। बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अब बताओ कि अगर दोनों मास बराबर हो जाए तो MM कट जाएगा, तो R1 बराबर R2, और यहाँ जो आपका R है वो तो R1 प्लस R2। अगर दोनों मास बराबर हो गया देन M इंटू R1 बराबर M इंटू R2, और ये MM कट जाएगा तो R1 बराबर R2, तो ये R बराबर 2R1, तो यहाँ से R1 बराबर R/2 आएगा, आधा होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लो कि M1 का वैल्यू M2 से ज्यादा हो गया, अगर मान लो M1 का वैल्यू M2 से ज्यादा हो गया, भाई अगर M1 ज्यादा है तो उसका R1 कम होगा, R1 इज लेस देन। तो जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर से कम होगा, कम डिस्टेंस पे होगा। तो भारी ऑब्जेक्ट के पास सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है, भारी ऑब्जेक्ट के पास सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता है। हम उतारने के लिए टाइम देंगे, डोंट वरी। खुद देखो तराजू राजू जब यूज करते हैं हम लोग नहीं, तो अगर आप देखेंगे
इधर का मास ले लें, इधर का मास ले लें, और बीच में मान लीजिए पकड़ने वाला है, ये m1 है और ये m2 है, ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। तराजू का कॉन्सेप्ट ऐसे आगे बताएंगे टॉर्क को लेके, लेकिन यहाँ पे हम इससे ही सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, पलड़ा सीधा है कि नहीं है ना। तो मान लीजिए उसने सीधा दिखा दिया तो आपको एक्चुअल वजन तभी मिलेगा जब r1 बराबर r2 हो, तभी मिलेगा m1 बराबर m2। लेकिन अगर उसने बांध रखा है, ये m1 है और ये m2 है, ये m1 है और ये m2 है, थोड़ा सा इधर रखा है r1 और ये वाला r2, और आपको उसने सीधा दिखा दिया बैलेंस, इट मीन्स m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, चूंकि दिख रहा है यहाँ पे कि r1 इज लेस देन r2, इसलिए m1 इज ग्रेटर देन m2। तो आप सिर्फ क्या देखते हैं कि सीधा हो, भाई सीधा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, m1 बराबर r1, m1 r1 बराबर m2 r2 तो होगा ही, और मास आपको बराबर तभी मिलेगा, बटेगा, जब r1 r2 का वैल्यू बराबर। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा बीच में नहीं बांध के रखा है, तो जिधर से कम डिस्टेंस है उधर का मास ज्यादा, और जिधर दूरी है वहां का मास कम है। तो बटखरा जब भी चढ़ाएगी जो कम डिस्टेंस पे हो, बटखरा उधर चलेगा जो सेंटर से कम डिस्टेंस पे होगा, और आपको जो सामान देगी वो सेंटर से दूर में होगा, क्योंकि आर ज्यादा है तो मास क्या मिलेगा, एक आध सेंटीमीटर का भी कम बेसी करेगा ना तो 100-200 ग्राम का अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पल्ला सीधा नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर हम वहाँ फिजिक्स लेके तो नहीं बैठे, इंची टेप लेके, इंची टेप लेके तो बैठे नहीं है कि भाई बीच में है कि नहीं है। तो बस आपको दिमाग ये लगाना है कि जब भी सामान खरीदने जाइए, सब्जी या कोई भी फल खरीदने, जहाँ इस तरह का बटखरा यूज कर रहा है, तो जिधर वो बटखरा चढ़ाता है ना, आप उसके बटखरा को उठा करके दूसरे साइड रख दीजिए और बोलिए हमको इधर से सामान तौल के दो। ठीक है, अगर बेईमान होगा तो नहीं देगा, अगर डिसऑनेस्ट होगा तो नहीं देगा, उसको पता है कि 100 ग्राम अगर मार रहे हैं तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है कई बार तो मुझे बोल दिया चलिए यकीन नहीं है तो नहीं लीजिए, तो किसी और क्या ले लीजिए, तो हम समझ गए कि पक्का बेईमान है। ठीक है, और ये अच्छे जगह होता है। हद तो ये है कि आजकल डिजिटल बैलेंस यूज़ किया जा रहा है, और आपको बता दें तो उसमें भी घोटाला होता है। ठीक है, आप लोग उसमें देखते हैं 0-0 है कि नहीं, है ना। आजकल वो सेटिंग किए रहता है कि 100 ग्राम पे ही 0-0 सेट कराया रहता है, यहाँ 100 ग्राम 50 ग्राम पे 0-0 सेट किया। तो ये मुझे कैसे पता चला, मैं तो समझता था ये सही होगा। एक बार गया खरीदने के लिए और चिकन या कुछ लेने के लिए गए थे, और उस वक्त फास्टिंग था, रोज़ा का टाइम था। ठीक है, तो जनरली चिकन का जो बेचता है वो मुस्लिम होता है, तो हम गए उसके पास, हम लोग रोज़ा रखे हो, तो हाँ सर रखे। हम कहा देखो बेईमानी करोगे तो रोज़ा भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम सही से देखो। ठीक है, तो अच्छा ठीक है सर। जो 0 किए हुआ था उसको जाके फिर से बटन दबाया हुआ, ठीक है, और सीधे देखे कि माइनस चला गया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम उसमें कम था। तो उसको किस तरह का सेटिंग रखता है, अगर 100 ग्राम प्लस को उसने 0 कर दिया है तो तुम उसको जब 0 पे लाओगे तो सीधे माइनस में चला जाएगा, मतलब वजन कम दे रहा था। तो इस तरह की बातें भी होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पर बहुत कड़ा पनिशमेंट है इंडियन कानून के हिसाब से। अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन है, बट हमारा कानून ही इतना लंबा है ना कि वहाँ तक लोग जाता ही नहीं।
वहाँ तक जाता नहीं, लेकिन अगर चला गया तो उस दुकानदार का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दुकान बंद करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास दुकानदार के पास लाइसेंस ही नहीं, कैंसिल क्या करोगे, जाओ जिसको बोलना है बोलो। इस तरह की चीजें हैं, नोट इट डाउन। कहाँ तक थे, यहीं तक थे, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। हो गया।
डन। डन। ये बताओ कि अगर एक बटखरा लिया जिसका मास m है और इस पे हमने कुछ सामान चढ़ाया m1 मास, ठीक है, और हमने देखा इसको सीधा है। ये क्या देखा? सीधा है। सीधा है तो ये वाला मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, जब हम बटखरा ये लिए तो इस साइड पे जो मुझे वजन मिला, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी, तो बी में जो हम सामान खरीदे उसका मास मुझे कितना मिला? m1 मिला, ठीक है। बटखरा को जब हम इंटरचेंज किए, बटखरा जब हम इसमें रखे m और सामान इसमें रखे, तो क्या मुझे सामान उतना ही मिलेगा जितना पहले मिल रहा था? और वो सीधा मिला। R1 R2 अलग अलग है। इसमें बटखरा रख के इसमें सामान मिला m1। बटखरा को अगर हम पलट दिए तो इसमें जो सामान मिलेगा वो तो अलग मिलेगा ना। अगर मान लो इसमें बटखरा रखा है, इसमें हमको कम मिल रहा था, अब बटखरा इंटरचेंज करेंगे तो इसमें ज्यादा मिलेगा। इसमें मिला m2, कितना मिला? m2। हमें मान लो ये m1 का वैल्यू 1 kg था, तो मुझे इधर सामान 1 kg ही लेना था, लेकिन मान लीजिए यहाँ 1 kg से कम मिला, 900 ग्राम मिला, और जब बटखरा को हम इधर रखे तो इधर मास हमको ज्यादा मिल गया, हो सकता है 1 kg 100 ग्राम मिल गया, जबकि एक्चुअल मास क्या था इसका? लेना कितना था मुझे? तो मुझे चाहिए क्या था? m चाहिए था, लेकिन उसने जो दिया, एक बार m1 दिया और बटखरा पलट करके m2 दे दिया, और चाहिए क्या था मुझे? m। कैन यू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2? हम तो यहाँ 1 kg मान लिए थे ना, यहाँ 1 kg मान लिए थे, तो इधर 900 मिला, उधर लेगा तो 101 kg 100 ग्राम मिला।
तो वहाँ हम 1 kg मान लिए थे ना, 1 kg। इस m का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2, जल्दी से निकाल के देखें। गए मार्केट में सब्जी खरीदने, सेब खरीदने के लिए, एक तरफ बटखरा चढ़ाया, जितना हमको लेना था वो m लेना था, लेकिन दूसरे तरफ जो तौल के दिया तो जो हमको मिला वो m नहीं मिला, वो m1 मिला। तो हम कहे कि अच्छा एक काम कीजिए, बटखरा चेंज कीजिए, इधर लाइए और हमको वजन उधर से लीजिए। तो जब तुम वजन दूसरे साइड से लिए तो तुमको m2 मिला। तो बताओ तुम कितना m खरीदने गई थी? सर m1 + m2/2 ना, तो तुम जो एक्चुअल वैल्यू जो m खरीदने गए थे वो m1 m2 के कितने के बराबर होगा? कैसे आया था? m1 + m2/2 दोनों को जोड़ के एवरेज कर दिया है ना? 1 किलो का आता है 10 11 से। अरे वो तुमने ऐसे एग्जांपल दिया था तुमने तो ऐसे ही एग्जांपल दिया था। R1 R2 को डिफाइन किया था क्या हमने कितना लिए? हमारे मानने के ऊपर ही बना दिया इसे। लाइव क्लास वाले भी आंसर कर सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ। Am I audible to everyone? कोई एक रूट अंडर m1 into m2। वेरी गुड, अंडर रूट m1 into m2। भाई सब में वही कर दो, m1 r1 बराबर m2 r2, वही फार्मूला लगाओ दोनों केस में लिख के, उसी से आंसर आ जाएगा आपका। पहले वाले में कितना हो जाएगा? m r1 बराबर m1 r2, दूसरे वाले में हो जाएगा m2 r1 बराबर m r2। उसी को कुछ करो, देखो गुना भागा प्लस माइनस m का वैल्यू निकालो जल्दी से। सेंटर ऑफ मास दोनों में चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास विल बी फिक्स्ड। फिगर में भी दिखाया हमने, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही रहता है। आगे कितना है? रूट अंडर m1। वेरी गुड। इस वाले केस में क्या लिखेंगे? m r1 बराबर m1 r2, और उस वाले केस में क्या लिखेंगे? m2 r1 बराबर m r2, m2 r1 बराबर m r2। क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? अरे क्लास में है ना अभी भाई, कौन सा एग्जाम तुम्हारा अचानक आ गया है? अभी पता चला है? चलो जाओ क्लास में देख रहे हो, तो बात करता हूँ, देख रहे क्लास में फोन कर रहे। m r1 m1 r2, और उधर क्या हो जाएगा? m2 r1 इंटू m r2। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? इन दोनों का रेशियो ले लो तो r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा, r2 से r2 कैंसिल हो जाएगा, m और m स्क्वायर इधर चले जाएगा, m1 इंटू m2, m बराबर रूट अंडर m1 इंटू m2। इसका मतलब एक साइड बटखरा में रखने पे
एक शायद बटखरा में रखने पे मान लो 1 पॉइंट ऐसा रखो क्या आ जाए, मान लो 1.1 kg आया और दूसरे तरफ रखे पलट करके 1 kg आया, इसको कर दो 1.2। ठीक है, एक साइड रखे तो 1.121 kg आया और बटखरा को चेंज करके दूसरे साइड से लिए तो 1 kg आया, तो तुम एक्चुअल में कितना लिए? एक्चुअल मास कितना हो जाएगा? m1 इंटू दैट इज 1 पॉइंट, तो आप खरीदने गए थे इतना ही। ठीक है, आपको एक्चुअल वजन ही मिलेगा, बटखरा का जितना वजन था उतना ही मिलेगा। चलिए एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक ऑब्जेक्ट है m1, वो है 2 kg का, उसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप मीटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है 4 kg का जिसका पोजीशन वेक्टर है माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ RCM, जल्दी से 1 मिनट के अंदर। नोट में ला रहे हैं क्या? आंसर IJ के टर्म में ही आ जाएगा जी। m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सर -2/3 I कैप प्लस 7/3 J कैप माइनस 8/3 K कैप। वेरी गुड। Is it done? RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बोलो m1 प्लस m2 तो तुम्हारा हो जाएगा 4 प्लस 2 6। अब m1 को r1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2 दूनी 4, और इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ i4 को इसके साथ -8। m1 r1 जो कर रहे हैं उसमें i वाला की बात जब करेंगे तो 2 गुने 2 4, और इधर 4 गुने -2 -8, तो ये कितना हो जाएगा -4i क्या। अब आ जाए 2 को जब हम j वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा प्लस में, और 4 को 2 से करेंगे 8, 6 8 14 प्लस 14 j है
इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ -8 और इसको करेंगे -8 कितना हो जाएगा -16 आया है -4i प्लस 14j -16k डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, बात नहीं, यहाँ पे एक मास है m और यहाँ पे एक मास है 2m और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से ये मान लीजिए कि a डिस्टेंस पे और ये वाला ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे। इसका एक काम करते हैं, इसका पोजीशन दे देते हैं a,0। a मतलब x में a है और y में 0। ये वाला x में 0 है और y में 2a। फाइंड द RCM, find the position of center of mass with respect to origin के रिस्पेक्ट में बताइए कहाँ हो। a/3 I cap plus 4a/3 j cap। आंसर आई जे के टर्म में बताइए। यस सर, a/2 I cap plus a j cap a/2 I cap और a j cap। a j cap। अच्छा, नीचे कोई डिवीजन में नहीं है, ठीक। m1 प्लस m2 क्या है नीचे? यस सर। आपने अगर इसको m1 मान लिया, m1 बराबर m, तो उसका r1 बोलिए क्या होगा? a I कैप और 0 j कैप। ये वाला अगर m2 अगर आपका 2m है तो r2 क्या होगा? 0 I कैप और 2a j कैप। अब RCM का फॉर्मूला बोल दीजिए। RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? m है और इसमें सिर्फ r1 में आपका a ही I कैप है, तो जगह m a I कैप RCM का वैल्यू प्लस m2 दूसरा वाला जो है उसका मास 2 है और ये I वाला 0 इसी से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 a j के 4m ना 4m a j के। देखिए 2m को 2a से मल्टीप्लाई किए, 2 दूनी 4 m a j के एंड डिवाइडेड बाई m प्लस a कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। ये m a बाई 3m I कैप प्लस 4m a बाई 3 j कैप। यहाँ m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा a बाई 3 I कैप प्लस 4a बाई 3 j कैप।
आया था ये? यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई रॉड है और उस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लेते हैं? अगर रॉड का लेंथ L है, हम आगे प्रूफ करके दिखाएंगे, बट अभी मान के चलिए ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ से कितने दूरी पे होगा? L/2, और यहाँ पे भी L/2। ये एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ L है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला? इसके बीचों बीच। इसका मतलब होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो रॉड है, दो आइडेंटिकल रॉड है, दो आइडेंटिकल रॉड है और दो आइडेंटिकल रॉड है और कुछ इस तरह से अरेंज किया गया। वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ मास? टू आइडेंटिकल रॉड्स और ईच ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल L. Where is its center of mass? Where is its center of mass? तो हमने आपसे एक चीज कहा था, वो अभी फिर से बोल देते हैं। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में यहाँ कहीं होगा, where whole mass of the object is supposed to be concentrated. तो ये जो मास आप देख रहे हो वो किसी एक एक्सिस में नहीं है, किसी एक एक्सिस में नहीं, प्लेन में। तो या तो इसका एक्सियम वाईसीएम निकाल लो एक्सिस बना करके, या तो आरसीएम सीधे निकाल लो आईजे के टर्म में। तो सबसे पहले वी नीड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक एक्सिस ये बना दें और दूसरा एक्सिस ये बना दें। ये वाला जो होगा एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। ये जो रॉड है, दोनों रॉड आइडेंटिकल है, मास m और लेंथ है, आइडेंटिकल रॉड्स है। चलिए बताइए, वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ मास? यू हैव टू फाइंड RCM. वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ मास? आईजेके के टर्म में बता दीजिए। तो Lm/4 में mm कट जाएगा सर, तो L/4 आई कैप L/4 वेरी गुड। L/4 I cap plus L/4 J cap. हो गया। तो भाई अगर इसका पोजीशन मुझे बताना होता तो क्या लिखते? ये एक्स एक्सिस में है, ये टोटल लेंथ L है, ये L/2 है, कितना ये L/2 I कैप, और J में क्या ये J में है ये, और ये वाला कहाँ है ऊपर? ये आपका R1 का पोजीशन हो गया, और ये R2 का पोजीशन क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है L/2 J कैप।
फॉर्मूला सीधे लिखेंगे RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बोलिए M1 आपका M है और R1 आपका ये है, तो हो जाएगा ML/2 I कैप, और इसका भी मास M है, ML/2 J कैप, और डिवाइडेड बाय दोनों का मास जोड़ोगे तो 2M हो जाएगा। तो M कॉमन है, हटा के काट दो, और ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो L/4 I कैप प्लस L/4 J कैप। तो किधर होगा इस फिगर में बताइए? यहाँ से यहाँ L/2 है तो L/4 यहाँ कहीं होगा, और ये L/2 है, उसका आधा L/4 यहाँ होगा, तो इधर मिला दीजिए, इधर ले जाइए, ये वाला हो जाएगा RCM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ, ये दोनों को मिलाने वाले लाइन के बीचों बीच में। अगर कोई पूछा कि इसमें XCM कितना होगा, ये वाला x एक्सिस वाला है L/4 I कैप, YCM कितना होगा L/4, RCM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा √2 L/4 प्लस J वाले का स्क्वायर। RCM का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछता √I वाले का स्क्वायर L/4 का स्क्वायर प्लस L/4 का स्क्वायर, कितना आ जाता है L/4 इंटू रूट, है ना। एक टर्म आता है इसमें मास डेंसिटी, क्या आता है, मास डेंसिटी। 3 तरह का होता है, वन इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेम्डा बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ M/L। अगर छोटा सा अगर मास लोगे तो dm बाई छोटा सा लेंथ d। तो कोई पूछे कि टोटल मास निकालना होगा तो कितना होगा, लेम्डा इंटू dm, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, टोटल मास निकल जाएगा। मान लीजिए कोई रॉड है, कहने का मतलब ये है कि ये रॉड है, और इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसका लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ का कितना मास है, 1 ग्राम। तो अगर आप पूछे कि भैया टोटल मास बताओ कितना होगा, तो लेम्डा इंटू dm बराबर करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l और ये 0 से m, तो ये लेम्डा हो जाएगा कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर है, काट दोगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितना आएगा 10 ग्राम। यहाँ लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल हो, दैट इज द फंक्शन ऑफ लेंथ, डिस्टेंस का पोजीशन का फंक्शन हो। जैसे जैसे x आगे बढ़ाए वो बढ़ता चला जाए, वो बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पे जो हम लेम्डा ले रहे हैं वो कांस्टेंट लिया, क्या लिया, कांस्टेंट। लेकिन अगर हमने एक रॉड ले लिया l लेंथ का, और हमने कहा कि इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो है 2x kg पर मीटर, kg पर मीटर, और हम आपसे बोले कि फाइंड द टोटल मास ऑफ द रॉड, टोटल मास कितना। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, लेम्डा बराबर dm बाई dx। तो बोलिए dm बराबर कितना आ जाएगा,
लेमडा इंटू dx। यहाँ वेरिएबल है तो dm बराबर लेमडा की जगह पे क्या रखेंगे 2x इंटू dx। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। जब x का वैल्यू 0 है तो मास कुछ नहीं है इसके पास। जब आप यहाँ पहुँचे x बराबर L पे तो इसका टोटल मास हो गया कैपिटल M। तो dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा। dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा m, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट m, और यहाँ 2 x के पावर 1 है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 0 से लेकर के यहाँ से 2 और 2 कट ये m माइनस 0 और यहाँ x के एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ m बराबर कितना के बराबर होगा एल स्क्वायर। यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने L का वैल्यू लिया रहता 2 मीटर और कहता है एक रॉड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रहा है, इसका मतलब जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, पहला 1 सेंटीमीटर मान लीजिए तो वहाँ पे 2 है kg पर मीटर है, तो हम थोड़ा मीटर कम कर दीजिए। 0.1 मीटर में कितना होगा, फिर 0.2 मीटर में x का वैल्यू लीजिएगा तो लेमडा चेंज कर जाएगा। मास उसका बढ़ता जा रहा है। लीनियर मास डेंसिटी 2x है, x के बढ़ने से लीनियर मास डेंसिटी विल इंक्रीज, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज। सेम लेंथ अगर आगे लीजिएगा तो उसका मास ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर 2 मीटर का एक रॉड है जिसका लीनियर मास डेंसिटी ऐसे वेरी कर रहा है तो टोटल मास रॉड का कितना होगा, तो हम यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4 kg है ना। टोटल मास कितना होगा 4। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। आगे जब पढ़ेंगे आप तो दूसरा आता है सरफेस या कह लीजिए सुपरफिशियल मास डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया। इसको हम लिख सकते हैं m बाई एरिया को a, और छोटा सा एरिया लेंगे dA तो मास भी क्या लेंगे छोटा। तो कोई पूछे dm कितना होगा तो सिग्मा इंटू d और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अब अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा सीधे बाहर निकाल देंगे और dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, तो टोटल मास बराबर सिग्मा इंटू a हो जाएगा। अगर सिग्मा वेरिएबल है तो जो वेरिएबल दिया रहेगा उसका वैल्यू रख करके dA के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके निकाल। तीसरे तरीके का जो है वो है वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से। दिस रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल मास m लेंगे वॉल्यूम भी, अगर छोटा सा वॉल्यूम लेंगे dv तो उसमें मास भी क्या हो जाएगा छोटा सा dm। तो dm बराबर कितना हो जाएगा रो इंटू dv। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो मास डेंसिटी कितने तरह का होता है 3 तरह का। कौन कौन सा, लीनियर मास डेंसिटी जिसका यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर। दूसरा सुपरफिशियल या सरफेस मास डेंसिटी kg पर मीटर स्क्वायर सिग्मा इंटू ए। और तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी दैट इज kg पर मीटर क्यूब, जिसको हम मास डेंसिटी के नाम से जानते हैं। चार्ज का भी डेंसिटी 3 तरह का होता है। किसी रॉड पे चार्ज दे दीजिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ फैल गया उसके ऊपर, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। उसको हम यहाँ पे कहेंगे लेमडा बराबर q बाई एल, या कहेंगे dq बाई dl बराबर लेमडा। अगर चार्ज किसी सरफेस पे फैल गया शीट पे तो कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी स्फीयर में हर एक वॉल्यूम में फैल गया एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा dq बाई dv। तो मास डेंसिटी भी 3 तरह का होता है और चार्ज डेंसिटी भी 3 तरह का होता है। तो अगर कोई पूछे कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है या मास डेंसिटी क्या होता है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा
कौन सा वाला बताएं, लीनियर वाला, सुपरफिशियल वाला या वॉल्यूम? चलिए हो गया, ठीक है। बढ़िया है। अभी 2 क्वेश्चन देंगे, इसको आप क्लास में बनाएंगे, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? बढ़िया है। क्योंकि लाइव क्लास वाले हैं तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया है, मैं इसे अपलोड कर दूँ। बोलिए जी। रिगार्डिंग क्या है? नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। बढ़िया है। बढ़िया। चलिए 2 क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के टाइम में लाइट कर दिए। कौन है भाई, रोज हंसी आ रही है।
रॉड है और दो रॉड है और ये दोनों रॉड डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल का है, दोनों का लेंथ सेम है। इसका लीनियर मास डेंसिटी लेमडा 1 है और इसका लीनियर मास डेंसिटी लेमडा 2 है। दोनों रॉड का लेंथ L है। लेंथ क्या है? L। Where will be its center of mass? If you assume this x-axis and this one is y-axis, find the value of HCl. ये है क्या? रॉड्स है, दो रॉड है, दोनों का लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग दिया हुआ है, एक का लेमडा 1 दूसरे का लेमडा 2 दिया हुआ है और हमने पूछा है कि वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द इट्स ओरिजिन। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है सेम क्वेश्चन है बट इस बार हमने आपको प्लेट दिया है। दिस इज द x axis and this one is sorry y axis and this one is x axis and these are the two rods. If we take one of the rod plate मान एक प्लेट हम ये मान लेते हैं मान लेते हैं दूसरा प्लेट ये मान लेते हैं। बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट। दीज आर द टू प्लेट्स और ये वाला जो है आपका एक एक्सिस है, ये x axis है and this one is your y axis. बात नहीं, origin है, this is your x axis and this one is y axis. इस वाले प्लेट का सरफेस सुपरफिशियल मास डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 और रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये वाला लेंथ L/2 है, ये वाला भी L/2 है। मतलब कह सकते हैं L लेंथ का पहला हाफ पोर्शन का सरफेस मास डेंसिटी कितना है? सिग्मा 1। L/2 वाले पोर्शन का सरफेस मास डेंसिटी कितना है? सिग्मा 2। ये भी लेंथ दे देते हैं L/4। यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स है। आपको निकालना है RCM कितना होगा। RCM बोले तो HCM, एक्स एक्सिस में। यहाँ भी आपका HCM ही निकालने के लिए एक क्वेश्चन दिया हमने रॉड का, दूसरा दिया प्लेट का। We will see the answer in the next class, but आप लोग अभी बनाओ।
किसका किसका है पकड़ो। पिछले क्लास का फोटो खींच के राजू ने भेजो PDF बना। पहले क्या गया कितना है एल ही है भाई साहब 12 में एल आ गया तो बीचों बीच आ गया तुम्हारा। क्या बात है बीचों बीच कब आएगा जब लेमडा 1 बराबर होगा लेमडा 2 के तब ना आएगा। यहाँ तो लेमडा 1 लेमडा 2 डिफरेंट होगा। देख लीजिएगा चलिए आज के लिए इतना ही। इसको सॉल्व करके रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।